हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एग्जाम की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स जो कि 11th में ज़्यादातर ये हम पढ़ते हैं और आगे बीएससी में भी इसको हम पढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। तो यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट कर रखा है इस टॉपिक को, क्योंकि वैसे तो थर्मोडायनामिक्स काफ़ी लेंथी टॉपिक होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने ज़्यादातर मेन बातें और उससे रिलेटेड फॉर्मूलों को अरेंज किया है। तो देखते हैं थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। इसके बारे में आप बुक से भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं और मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स टॉपिक क्या होता है वो देखते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मा, जैसे नाम से ही लग रखा है, ऊष्मा मतलब होती है हीट, ठीक है, और गतिकी मतलब होता है मोशन। ठीक है, जब भी क्या होता है, हीट इन मोशन, हीट इन मोशन, यानी कि जब भी क्या होता है, ऊष्मा गति करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको, उस चीज को पढ़ने के लिए हम एक अलग से ब्रांच बनाते हैं साइंस में, जिसको हम बोलते हैं ऊष्मा गतिकी या थर्मोडायनामिक्स। कहने का मतलब है, यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, ऊष्मा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन, या एक जगह से दूसरी जगह जब ऊष्मा चले जाती है, तो इन सब का अध्ययन करना है। तो यहाँ पर क्योंकि जिस टाइम पहले पढ़ा जाता था तो केवल ऊष्मा को पढ़ा जाता था, लेकिन आजकल हम क्या करेंगे, एनर्जी कर लेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण, या फिर एक जगह से दूसरी जगह अगर ऊर्जा स्थानांतरित होती है तो उसको हम बोलते हैं ऊष्मा गतिकी। तो आपको मेन इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस हम मेनली एक बार देख लेते हैं कि डेफिनेशन का मतलब क्या है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जितनी भी टाइप की एनर्जी है, ठीक है, ऊर्जा जितनी भी टाइप की एनर्जी है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में कैसे चेंज होता है, या फिर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे एनर्जी चले जाती है, सिस्टम से सराउंडिंग में कैसे जाती है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले दो तीन टर्म यहाँ पर जानने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है शब्द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम, या इसको हिंदी में बोलते हैं निकाय। तो सिस्टम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखो, माना मैंने एक बीकर ले रखा है और बीकर में मैंने क्या कर रखा है, पानी डाल रखा है, और नीचे से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको नीचे से गर्म करने के बाद हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो भी चीज देख रहे हैं, तो किसके अंदर देख रहे हैं, हम यहाँ पर बीकर के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ऐसा यूनिवर्स का पार्ट जो क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। जैसे हमने चाय बनाई, चाय हम किसके बर्तन के अंदर बनाते हैं, तो बर्तन के अंदर हमने चाय डाली, पत्ती डाली, और जो है पानी डाला, ये सब जो भी चीजें डाली हम कहाँ कर रहे हैं, बर्तन के अंदर। तो बर्तन हमारा हो गया सिस्टम। ठीक है, अब इसके अलावा चारों तरफ का वो भाग जो इस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, यहाँ पर का आसपास का भाग हो सकता है कि आसपास ठंडा हो या गर्म हो, उसके चारों ओर आजकल जैसे जाड़ों में ठंडा ज़्यादा रहता है, तो वो जो इसको इफेक्ट करेगा इस सिस्टम को, वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। वो कहलाएगा क्या, सराउंडिंग। ठीक है, तो एवरीथिंग विच सराउंड्स द सिस्टम, इसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। जो सिस्टम को चारों तरफ से घेरे रहता है उसको सराउंडिंग बोलते हैं। अब ये सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर के क्या बना लेते हैं, यूनिवर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सिस्टम हमारे ऑब्जर्वेशन का वो पार्ट है जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सिस्टम है। और सिस्टम को जो भी चीज़ें चारों तरफ का इफेक्ट करती हैं, उसको हो सकता है कि बाहर का प्रेशर, टेम्परेचर, ये चीज़ें इसको इफेक्ट कर दें, तो वो क्या कहलाएगी, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिल करके यूनिवर्स कहलाते हैं। तो ये हमारी सिस्टम और सराउंडिंग की बातें होगी। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर से टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए, सिस्टम जो है जनरली हमारे पास कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का। हाँ, तो पहला सिस्टम जो होता है वो होता है ओपन सिस्टम। ठीक है, दूसरा होता है कौन सा, क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब ओपन सिस्टम मतलब है, जैसे माना अभी हमने ऊपर जो सिस्टम बना रखा है, ये वाला, ये जो हमने बना रखा है ऊपर, वो कौन सा सिस्टम है, ओपन सिस्टम। ये जो हमारा सिस्टम है ये कैसा है, ओपन सिस्टम। कैसे हमको ओपन सिस्टम दिख रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम नीचे से हीट इसको दे रहे हैं, तो हीट देने के बाद ये क्या कर रहा है, हीट ले रहा है, और यहाँ पर से पानी बाहर निकल जाएगा। अगर इसके अंदर पानी है तो पानी भी बाहर निकल जाएगा, यानी इसके बाहर मैटर
भी सराउंडिंग के साथ ही एक्सचेंज कर रहा है, और साथ ही साथ क्या होगी, जो एनर्जी है वो भी नीचे से भी ले रहा है गर्मी, और ये जो हमारा पानी है वो भाप बन के एनर्जी के फॉर्म में भी बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, मैटर प्लस एनर्जी दोनों क्या कर रहा है, ये सिस्टम के साथ एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, जैसे नीचे से एनर्जी आग के रूप में नीचे से एनर्जी ले रहा है, और सराउंडिंग को क्या कर रहा है, मैटर के फॉर्म में पानी को दे रहा है। या फिर अगर हम इस आग को बंद कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर से भाप भी बाहर निकल जाएगी, यानी मैटर भी बाहर निकल जाएगा, और साथ ही साथ ऊष्मा या गर्मी भी भाप के रूप में साथ के साथ निकलते रहेगी। तो ये एनर्जी को भी एक्सचेंज करता है। तो इस टाइप का सिस्टम कहलाता है खुला सिस्टम, या इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जो क्या कर सकता है, मैटर के साथ साथ क्या कर सकता है, एनर्जी को भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है, वो क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर मैटर का भी एक्सचेंज हो और साथ ही साथ किसका एक्सचेंज हो जाए, एनर्जी का भी एक्सचेंज हो जाए, तो क्या कहलाएगा, वो ओपन सिस्टम। दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में क्या कर दूं, अगर मैंने यहीं पर ऊपर क्या कर दिया, ये जो ऊपर था इसमें हमने ऊपर से क्या कर दिया, ऊपर से हमने कर दिया ढक्कन लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, इस वाले बर्तन के ऊपर क्या लगा दिया, ढक्कन लगा दिया ऐसे। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको गर्म करना शुरू किया। तो ढक्कन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर से भाप तो बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, भाप बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन क्या होगा, ये नीचे से क्या हो जाएगा, सराउंडिंग से एनर्जी को तो ले ही लेगा, मतलब गर्मी को तो ले ही लेगा ना, तभी तो गर्म हो जाएगा। तो ऊपर से तब जब हम ढक्कन लगा देते हैं बर्तन में, तो ये नीचे से क्या करता है, एनर्जी को तो ले लेता है, लेकिन यहाँ से ऊपर से ढक्कन लगे होने की वजह से यहाँ से मास जो है एक्सचेंज नहीं होता, या भाप यहाँ से एक्सचेंज नहीं होती। तो क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, जहाँ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मैटर तो एक्सचेंज नहीं होता है, लेकिन एनर्जी क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। तीसरा हमारा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये वाला इंपोर्टेंट है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, अगर हम क्या करें, एक ऐसा हमारा बर्तन बना ले, जैसे लाइक थर्मस वगैरह होते हैं। एक थर्मस है हमारे पास, जैसे हमारे पास मिल्टन वगैरह का थर्मस होता है, जैसे ये कोई थर्मस है मेरे पास, ये थर्मस है। ठीक है, इसकी जो वॉल्स होती है ना, इसमें एक मटेरियल लगा देते हैं, इंसुलेटेड वॉल्स बनाई जाती हैं इसके यहाँ पर को। ठीक है, ये एक मटेरियल यहाँ पर इसकी दीवारों में लगा दिया जाता है इसे। तो ये क्या होता है, ये होता है इंसुलेटेड मटेरियल, इंसुलेटेड मटेरियल। तो ये क्या होता है, अब जैसे हम थर्मस के अंदर हमने गर्म पानी डाला, गर्म पानी अगर डाला तो क्या हो जाता है, ये गर्म का गर्म ही रहता है, और जितना पानी डाला उतने का उतना ही रहता है। इसका मतलब ये चाहे आजकल ठंडों के दिनों में हम देखें तो क्या होता है, ये जो है गर्मी यहाँ पर से इसके अंदर जितना हमने गर्म पानी डाला उतने का उतना गर्म रहा, यानी इसने सराउंडिंग के साथ ना ही एनर्जी एक्सचेंज की, और जितना पानी डाला था उतने का उतना ही रहता है जब तक हम ढक्कन को ओपन ना करें। तो ये इसने क्या कर दिया, मास भी एक्सचेंज नहीं किया सराउंडिंग के साथ। तो ये सिस्टम, ये जो सिस्टम होता है जो ना ही मास एक्सचेंज करता है ना ही एनर्जी एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अगर इसी बोतल के अंदर हम ठंडा पानी डालें तो ठंडे का ठंडा ही रहता है, क्योंकि ना ही इसने सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करनी है ना ही मास एक्सचेंज करना है। तो इस टाइप के सिस्टम कहलाते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो 3 टाइप के हमारे पास सिस्टम आ गए। ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे ओपन सिस्टम का एक और एग्जांपल देख सकते हैं, रिएक्शन इन ए ओपन टेस्ट ट्यूब। एक खुली टेस्ट ट्यूब में अगर हम रिएक्शन करते हैं तो ये सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज भी कर सकता है और मास भी एक्सचेंज कर सकता है। और दूसरा क्लोज्ड सिस्टम, रिएक्शन इन ए क्लोज्ड वेसल्स, कोई हम बंद टाइप का वेसल ले लें, बर्तन ले लें, तो उसके अंदर रिएक्शन होगी तो क्या कहलाएगी, क्लोज्ड सिस्टम। और रिएक्शन इन ए थर्मस फ्लास्क, ये क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मस वगैरह के अंदर अगर रिएक्शन होगी फ्लास्क के अंदर तो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। तो अगला एक पॉइंट है कि नो सिस्टम इज परफेक्टली आइसोलेटेड। कहने का मतलब है कि कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता है। मतलब जैसे हमारे पास थर्मस भी है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें गर्म पानी रखें तो हमेशा वो गर्म ही रहेगा, थोड़ा बहुत उसमें से क्या हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, जिस वजह से थोड़ा सा पानी गर्म था तो हल्का सा ठंडा हो सकता है वो। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा अगली बात थी। अब हम देखते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस।
ये जो भी बातें मैं बता रहा हूँ ये छोटे छोटे टॉपिक्स और इनसे क्वेश्चन भी आते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स समझने से पहले हमें ये मेन बातें आनी चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है? अब जो हम जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स में चीज़ें करते हैं ना, वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है। कहने का मतलब है कि हमने जैसे माना एक यहाँ पर हमने फ्लास्क टाइप का लिया, अब इसके अंदर हमने कुछ भी काम कर, मतलब कुछ भी हम इसके अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये रिएक्शन को हम क्या करते हैं, किसी न किसी कंडीशन पे करते हैं। कोई ना कोई यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे हमने माना इस पूरी रिएक्शन को हमने किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे करवाना है, माना एक रिएक्शन है उसको हमने टेम्परेचर समान देना है। जैसे हमने यहाँ पर से हमने इसको गर्म करना शुरू किया, जैसे हमने यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन किया, फॉर एग्जांपल हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन किया। तो इस पूरी प्रोसेस के दौरान अगर हमने 100 का 100 मेंटेन किया, तो इस टाइप की प्रोसेस को हम बोलते हैं कौन सा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब हमने जब जिस प्रोसेस में टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दिया, इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा, उसको क्या कहते हैं, आइसोथर्मल। अब ऐसे ही हमारी अलग अलग टाइप की प्रोसेस होती हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का थर्मल मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो ये सारी प्रोसेस या जो भी काम होता है वो कहाँ पर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी टेम्परेचर पर कोई चेंज नहीं है। मतलब जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पूरी रिएक्शन की, तो टेम्परेचर पर पूरी रिएक्शन के दौरान कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर क्या रहा, जीरो। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता, जैसे हमने कहा 100 डिग्री पर हमने रिएक्शन शुरू की, बाद में 110 डिग्री पर पहुंच जाती, तो ये आइसोथर्मल फिर नहीं कहलाती, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री का हो गया। 100 से शुरू किया और 110 हो गया, तो 10 डिग्री का टेम्परेचर चेंज हो गया, तो इसको हम आइसोथर्मल फिर नहीं बोलेंगे। तो आइसोथर्मल कब बोलेंगे, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। दूसरा हमारा होता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक काफी इंपोर्टेंट है। जब हमारा क्या होता है, पूरी रिएक्शन के दौरान हम हीट को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, मतलब कांस्टेंट हीट पर कोई रिएक्शन होती है क्यू पर, तो वो क्या कहलाती है, एडियाबेटिक। यानी डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है यहाँ पर, जीरो। मतलब चेंज इन हीट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। इसको बोलते हैं क्या, एडियाबेटिक। तीसरा होता है आइसोबारिक। आइसोबार मतलब होता है प्रेशर, ठीक है। तो आइसोबारिक कब होता है फिर, जब कांस्टेंट क्या होता है, प्रेशर होता है। तो यानी चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो। चेंज इन प्रेशर इक्वल टू जीरो। चौथा हमारे पास आइसोकोरिक। कोरिक को अब याद रखना है, कोर मतलब वॉल्यूम याद रखना है, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर कोई रिएक्शन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक। यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो। और एक होती है इनसे थोड़ा सा अलग, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, जब हम एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्या क्या कैसे काम होता है उसके अंदर, सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर जब बहुत सारा काम करने के बाद हम फाइनली जहाँ पर सिस्टम शुरुआत में जिस पोजीशन पर था उसी पोजीशन पर ले आते हैं, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में जैसे हमने यहाँ से शुरू किया, ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ से हमने कोई प्रोसेस शुरू की, होते 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 क्या हुआ, फाइनली उसी जगह पर आ गया सिस्टम जहाँ शुरुआत में था, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होती है, सेम होती है। इसके लिए ध्यान रखना, इंटरनल एनर्जी चेंज जो डेल्टा यू होता है, यू किस चीज का नोटेशन होता है, इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया यहाँ पर, जीरो होता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, अभी हम बाद में पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन के लिए जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारी सारी प्रोसेस होगी। अगला टॉपिक देखते हैं यहाँ पर। अब जो हमारी प्रोसेस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरी होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या अंतर होता है, जैसे हमने कोई भी, हमारे पास यहाँ पर सिस्टम है, ठीक है, एक बर्तन है कोई, इसके ऊपर हम एक पिस्टन लगाते हैं, मतलब एक ढक्कन टाइप का लगाया हमने, इसे एक ढक्कन लगा दिया ऊपर से, और ये ढक्कन कैसा होता है, ये खिसकने वाला ढक्कन होता है, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ये हमने ढक्कन लगा दिया। अब हमने माना ये वाला ढक्कन यहाँ से, इसके अंदर हमने कोई गैस भर रखी है, जैसे सपोज हमने इसके अंदर आइडियल गैस भर रखी है 1 मोल, आइडियल गैस 1 मोल भर रखी है। इसके अंदर अब हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर से ये सिस्टम कहाँ चले जाए, इतनी नीचे तक यहाँ पर चले जाए।
ठीक है। यहाँ से ये सिस्टम में हम धक्का दें या बाहर से जैसे भी प्रेशर दे करके हम इस ढक्कन को यहाँ पर पहुँचा दें। तो इनिशियली ढक्कन ऊपर यहाँ पर है और बाद में हम कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं, यहाँ पर। अब अगर हम क्या करें, इस ढक्कन को हल्का हल्का धक्का देते हुए क्या करें, यहाँ तक पहुँचाएं, तो ये वाला जो प्रोसेस कहलाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। कहने का मतलब हमने यहाँ से एक हल्का सा झटका दिया, यहाँ पर पहुँचा, फिर उसके बाद अगला झटका दिया, यहाँ पर पहुँचा, फिर अगला दिया यहाँ पर, ऐसे करके करके हम यहाँ पर पहुँचे। तो ये जो प्रोसेस होती है रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इनफाइनाइट स्लो स्टेप्स में ये क्या होती है, पूरी होती है। मतलब धीरे धीरे करके ये यहाँ से इनिशियल स्टेट से इनिशियली यहाँ पर था और फाइनल अपने फॉर्म तक पहुँचता है। तो इस स्टेप का जो हमारा प्रोसेस कहलाता है, क्या कहलाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। और हर स्टेप, जैसे माना मैंने यहाँ पर से एक झटका दिया तो लगभग इधर पर पिस्टन पहुँचा दूसरी जगह पे, तो यहाँ पर हर स्टेप जो होता है अपने पिछले वाले स्टेप के साथ क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। मतलब फिर से ये पीछे भी आ सकता है। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जो क्या होती है, बहुत तेजी से होती है और जनरली एक ही स्टेप में क्या होता है, अपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में क्या होता है, वर्क हो जाता है। जैसे माना अगर ये जहां पर पहले पिस्टन यहाँ पर था ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पर ऊपर था और हमने क्या कर दिया, बाहर से प्रेशर लगाया, एक ही झटके में सिस्टम यहाँ पिस्टन यहाँ से यहाँ पहुँच गया नीचे। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, इरिवर्सिबल। इसको वापस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये सीधे यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो प्रोसेस विच अकर रैपिडली एंड सिस्टम डज नॉट हैव चांस टू अचीव इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर पाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया कौन सा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगला जो टॉपिक है वो है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, यानी बाह्य एवं आंतरिक गुण, ठीक है। एक्सटेंसिव मतलब होता है जैसे कोई ऐसी प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम की जो बाहर से देखने से ही पता चल जाती है और जो है ये डिपेंड करती है कि कितना बड़ा साइज है किसी भी सिस्टम का या फिर उसके अंदर कितना मास है, जो भी हमारा मटेरियल है। जैसे ऐसे समझो कि जैसे माना एक हमने बीकर ले रखा है, ठीक है, इसके अंदर माना हमने क्या कर रखा है, वो भर रखा है पानी, ठीक है। तो इस पानी का वॉल्यूम कितना है, ठीक है, इस पानी का कितना है, वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम किस बात पर डिपेंड करेगा, वाह्य गुण है। अगर इसके अंदर कम पानी होगा तो इसका वॉल्यूम कम होगा और पूरा भरा हुआ होगा तो पानी तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के साइज पर डिपेंड करती हैं या फिर और क्वांटिटी और मास ऑफ द मैटर, इसके अंदर कितना हमारा मैटर है, कितना पानी इसके अंदर है, उस बात पर डिपेंड करती है। वो सब प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, एक्सटेंसिव। जैसे अभी मैंने बताया कि मास किस बात पर डिपेंड करेगा, जैसे अगर यहाँ पर ये बीकर आधा भरा होगा तो मास कम होगा और पूरा भरा होगा तो मास ज्यादा होगा, तो इसको बोलेंगे हम एक्सटेंसिव। ऐसे वॉल्यूम, अगर इसका आधा भरा हुआ पानी होगा तो वॉल्यूम कम होगा और पूरा भरा हुआ होगा तो ज्यादा वॉल्यूम होगा। ऐसे ही हमारे पास होती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है। अगर कम इसके अंदर मटेरियल होगा तो कम इंटरनल एनर्जी होगी और ज्यादा मटेरियल होगा तो ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी। ऐसे ही हमारा एंथैल्पी होता है, हीट कैपेसिटी होता है, वर्क, ये सब क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब जो सिस्टम के साइज पर निर्भर करती हैं, सिस्टम के अंदर मटेरियल कितना इस बात पर डिपेंड करती है। दूसरी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि सिस्टम के अंदर कितना मटेरियल है और कितना उसका साइज है। जैसे अब समझो माना यही बीकर था, इसके अंदर हमारा टेम्परेचर हमारा कितना था, माना इसका टेम्परेचर हमने देखा पानी का, जैसे अभी जैसे माना इसका टेम्परेचर था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो है पूरे सिस्टम, अगर हम कहें कि इस पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो चाहे हम इधर से छोटा सा पानी लें या इस पूरे गिलास का पानी, पूरे बीकर का पानी ले लें, टेम्परेचर नापेंगे तो हम कितना आएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा। मतलब ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि हम पानी की कम क्वांटिटी लें या ज़्यादा क्वांटिटी लें। अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हमने बोल दिया तो हर जगह पानी का टेम्परेचर कितना होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ऐसे डेंसिटी जो है, हम माना यहाँ से सैंपल उठा लें या नीचे से उठा लें, कहीं से भी कितना भी सैंपल उठा लें, डेंसिटी उसकी क्या रहेगी, समान रहेगी। ऐसे प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये डिपेंड नहीं करती हैं कि सिस्टम का साइज कितना है, सिस्टम के साइज पर ये निर्भर नहीं करती हैं, या सिस्टम के अंदर मटेरियल कितना है। जैसे माना हमने
एक पानी गरम एक कोई पानी गरम पानी का हमने बर्तन ले लिया। जैसे हमने पानी गरम करके हमने देखा कि एक गिलास के अंदर हमने पानी ले रखा है और उसका टेम्परेचर माना 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब हम क्या करेंगे, चाहे हम थोड़ा सा एक चम्मच पानी ले लें या फिर क्या करें पूरा गिलास ही ले लें पानी का। तो अगर टेम्परेचर नापेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही मिलेगा। मतलब ये साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा हमने कितना पानी लिया। लेकिन अगर हम एक चम्मच पानी लेंगे तो इसका वॉल्यूम अलग होगा और पूरा हमारा पूरा गिलास ले लेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, अलग होगा। यानी जो वॉल्यूम है वो डिपेंड कर रहा है कि हमने हमारे जो सिस्टम हम ले रहे हैं उसका साइज कितना है, जबकि टेम्परेचर इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये हमारा टेम्परेचर इंटेंसिव हो गया और जो हमारा वॉल्यूम है वो कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक और ध्यान रखेंगे आप कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो होता है वो कैसा होता है, इंटेंसिव होता है। जैसे हमारे पास डेंसिटी जो है कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, और डेंसिटी बराबर होता है मास बट्टे वॉल्यूम। तो मास भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ऐसे जितने भी कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी कंसंट्रेशन है वहां पर क्या आता है, जैसे हमारे मोलरिटी है तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम आता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड करेगा कि साइज कितना है सैंपल का। कम साइज होगा तो कम मोल होंगे, ज़्यादा साइज होगा तो ज़्यादा मोल होंगे। तो ये कैसा है, एक्सटेंसिव, और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, तो कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अगली अगली जो चीज़ है वो है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं, दोज फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ठीक है। जैसे माना मैंने कोई भी सिस्टम लिया, उसमें वर्क डन हो रहा है, ठीक है। अभी हमने देखा था दो टाइप से हम वर्क डन कर रहे थे, एक रिवर्सिबल वर्क डन था, एक इरिवर्सिबल वर्क डन था। जैसे माना एक हमने वर्क डन करवाया, यहाँ से हमने ये पिस्टन था इसको खिसका करके हमने यहाँ पर नीचे पहुंचा दिया, यहाँ से यहाँ पर पहुंचा दिया। अब कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो किस बात पर डिपेंड करते हैं कि पहले सिस्टम कहाँ पर था और बाद में कहाँ पर हुआ। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेंगे कि ये रिवर्सिबली हम इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाया या इरिवर्सिबली पहुँचाया या कैसे भी पहुँचाया हो, लेकिन ये जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो इनिशियल स्टेट और दूसरा फाइनल स्टेट पर निर्भर करते हैं सिस्टम की, और इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि ये इस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने के लिए सिस्टम ने कौन सा पाथ फॉलो किया, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो फंक्शन कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, स्टेट फंक्शन। वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन इज डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, और ये पाथ पर निर्भर नहीं करते हैं। तो जो स्टेट फंक्शन होते हैं, मेनली जो हमारे थर्मोडायनामिक फंक्शन होते हैं ज़्यादातर वो कैसे होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। जनरली हीट एंड वर्क जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पाथ फंक्शन। वो निर्भर करते हैं कि कौन सा हमने रास्ता लिया इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने के लिए। तो स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सब क्या है, हमारे स्टेट फंक्शन है। तो ज़्यादातर हमारे थर्मोडायनामिक्स फंक्शन जो होते हैं कैसे होते हैं, स्टेट फंक्शन। तो ये डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे माना अगर हमें एक कोई सिस्टम था, माना इसकी इंटरनल एनर्जी पहले इनिशियल स्टेट में U1 थी और फाइनली कहाँ चले गया, U2। तो अगर हम इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे तो डेल्टा U बराबर किस बात पर डिपेंड करेगा, फाइनली कितनी इंटरनल एनर्जी और इनिशियली कितनी थी, U2 माइनस U1, ठीक है। ये इस बात पर निर्भर ही नहीं करेगा कि कैसे हमने इस पूरी प्रोसेस को अचीव किया है। जबकि दूसरे टाइप के जो हमारे फंक्शन होते हैं जिनको हम पाथ फंक्शन बोलते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि सिस्टम को किस रास्ते से होकर के हमने पूरी प्रोसेस करवाई है, डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम टेकन ड्यूरिंग ए प्रोसेस। तो इसके जो एग्जांपल है आप ध्यान रखना, हीट और वर्क, ठीक है। Q एंड W जो होते हैं वो क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, कि ये निर्भर करते हैं कि हमने कौन सी प्रोसेस के थ्रू रिएक्शन को पूरा करवा रखा है। तो हमें यहाँ पर मेनली दो आप चीज़ याद रखना पाथ फंक्शन में, हीट एंड वर्क। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर से मेन टॉपिक आना स्टार्ट होते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है उन सभी का सम क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी। जैसे किसी सिस्टम के अंदर हो सकता है काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, प्लस रोटेशनल एनर्जी है, ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है,
ठीक है। ये सब जितनी भी टाइप की और भी टाइप की जितनी भी एनर्जी हैं, इन सभी की जब अगर हम सम कर देंगे तो क्या कहलाएगी? वो इंटरनल एनर्जी। अब क्योंकि बहुत सारे टाइप की एनर्जी हैं और ये एक दूसरे में चेंज भी हो सकती है आसानी से, तो इस वजह से हम किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना थोड़ा सा, इन सभी एनर्जी को कैलकुलेट करना एक साथ क्या होता है? मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं क्या करते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं। मतलब सिस्टम की टोटल एनर्जी पहले कितनी थी, ठीक है, और कुछ प्रोसेस होने के बाद कितनी हो गई, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसी बात पर निर्भर करता है कि अगर हम किसी सिस्टम की जो टोटल जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज होता है उसको हम दो टाइप से चेंज कर सकते हैं, या तो हीट दें सिस्टम को या लें, साथ ही सिस्टम से वर्क कराएं, सिस्टम के ऊपर वर्क करें। तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज जो होता है वो क्या होता है? Q प्लस W के बराबर होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसको अगर थ्योरेटिकली पढ़ें तो कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ऊर्जा को ना ही निर्माण किया जा सकता और ना ही इसको खत्म किया जा सकता है, केवल क्या किया जा सकता है? इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि भाई हमारे पास घरों में जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, उसको हम अपने घरों में पंखा चलाते हैं तो क्या किस में बदल जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो सौर ऊर्जा होती है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है? सौर ऊर्जा अगर हम जो हमारी बैटरी होती है उसके अंदर किस में बदल जाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर बदल जाती है, फिर हम विद्युत की तरह उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे करके हम एक जो हमारा एनर्जी है दूसरे फॉर्म में उसको बदल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये करें कि एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम कैसा सिस्टम था? जो क्या करता है? किसी भी सराउंडिंग के साथ हीट और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करता है। तो अगर माना कोई भी सिस्टम ये अंदर है, ना ही ये क्या कर रहा है? सराउंडिंग के साथ हीट चेंज कर रहा है, ना ही एनर्जी चेंज कर रहा है, तो इसकी जो अंदर एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, कभी भी बदलेगी नहीं, ठीक है। तो इस टाइप का जो लॉ है वो कौन सा कहलाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका जो फॉर्मूला आपको याद रखना, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, डब्ल्यू बराबर होता है माइनस का पी इंटू डेल्टा वी। पी प्रेशर होता है, डेल्टा वी होता है चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम इस क्लास में यहीं तक करेंगे। एक बार इसको आप अच्छे से देखिए और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।